गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड सेकेंड ईयर की क्लास पेडागोजी ऑफ फिजिक्स भौतिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। यह भौतिक विज्ञान की शिक्षण शास्त्र जो हमने उसके पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया था, उसके पाठ्यक्रम हमारा एक मूल टॉपिक है। पहला यूनिट है पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें, जिसमें हमने पाठ्यक्रम की परिभाषा, उसका अर्थ और उसके सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया था। किन किन सिद्धांतों या किन किन लक्ष्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किस तरह का पाठ्यक्रम डिसाइड किया जा सकता है। इन पाठ्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि बालक में उन शिक्षाओं का अध्ययन करवाया जाता है जिसमें बालक अच्छी तरह से शिक्षण अधिगम प्रोसेस को संपन्न किया जा सकता है। तो आज हमारा प्रकरण है बाल केंद्रित शिक्षण। ठीक है, प्राचीन काल से यह मान्यता थी, शिक्षण कार्य हमेशा अध्यापक केंद्र माना गया, क्योंकि प्राचीन काल में आपको पता है कि गुरुकुल जैसी सिस्टम की व्यवस्था थी। विद्यालय, आज के विद्यालय जैसे गुरुकुल नहीं होते थे, उसमें एक अध्यापक होता था, एक गुरुजी होते थे, जिनके पास जाकर शिक्षक या शिक्षार्थी अध्ययन करने उनके पास जाता था। वहीं पर वो गुरुजी की सेवा करता था, उनसे शस्त्र शास्त्र आदि का ज्ञान प्राप्त करता था। तो ये सभी प्रोसेस एक अध्यापक केंद्र की, अध्यापक कहेगा वही शिष्य करेगा, शिष्य का उसमें कोई भी रोल नहीं होता था। इस कारण उसको अध्यापक केंद्र शिक्षण कहा गया। पर आज के दौर में जब शिक्षा में मनोविज्ञान का उदय हुआ, मनोविज्ञानी और शिक्षा शास्त्रियों ने, दार्शनिकों ने जब देखा कि ये व्यवस्था ठीक नहीं है, इससे बालकों का संपूर्ण विकास नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने एक बाल केंद्रित शिक्षण या बाल केंद्रित पाठ्यक्रम की व्यवस्था की गई, जिसमें बालक शिक्षण कार्य करवाते समय ना तो विद्यालय, ना अध्यापक, ना ही पाठ्यक्रम को केंद्रित मानकर बालक के मानसिक और संवेदनात्मक बुद्धि को केंद्र मानकर किया गया। यानी शिक्षण कैसे करवाएंगे? बाल केंद्रित शिक्षण, बाल केंद्रित। 3 भागों में बताएंगे। सर्वप्रथम बालक को ऊपर रखा गया, फिर शिक्षक, फिर पाठ्यक्रम, किसी भी शिक्षण का। किसी भी शिक्षण के 3 मूल उद्देश्य होते हैं। सबसे ऊपर आएगा बालक, जो केंद्र बिंदु है पाठ्यक्रम का भी और शिक्षक का भी। फिर शिक्षक और पाठ्यक्रम आपस में सहसंबंधी रहते हैं तीनों, पर मुख्य रूप से बालक को ही सर्वोपरि मानते हैं। तो जिससे बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य था बालक की व्यक्तिगत जो विभिन्नता है, क्योंकि प्रत्येक कक्षा में हर छात्र की, हर बालक की एक व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। जैसे कोई बालक मानसिक तौर से जल्दी सीख जाता है, व्याख्यान करने पर भी वो सीख जाता है, लेकिन कुछ बालक होते हैं जो व्याख्यान विधि से न सीखकर प्रैक्टिकल विधि से सीखते हैं। उन्हें और भी अनेक तरह के वीडियो की जरूरत पड़ती है, उपकरणों की जरूरत पड़ती है। किसी का शारीरिक विकास सही है, कोई तेज भाग सकता है, कोई तेज नहीं भाग सकता है। तो इस तरह की किसी का आर्थिक स्तर कमजोर है, किसी का आर्थिक स्तर सही है, कोई सामाजिक रूप से पिछड़ा है। तो इस तरह के कई विभिन्नताएं बालकों में देखी जा सकती है। तो इन विभिन्नताओं को शिक्षक द्वारा पहले पहचाना जाता है, फिर उनका अध्ययन कर बालक के हिसाब से प्रत्येक बालक को अलग अलग मानसिक स्थिति के हिसाब से शिक्षण कार्य करवाया जाता है, जिसे बाल केंद्रित शिक्षण कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत विभिन्नताओं को दूर करना और प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक पर हेड मतलब पर बालक के ऊपर ध्यान देकर उसमें उस वीडियो का अवलोकन करना और तमाम तरह की शिक्षा प्रदान करना। जैसे व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया गया और बालक का व्यक्तिगत निरीक्षण कर उसकी दैनिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया तथा बालक को स्वावलंबी बनाकर उसमें स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न की गई। बालक को जो साधन दिए जाते थे वो इच्छा अनुसार उसे चुन सकता था और अपनी शांति प्राप्त कर सकता था। मतलब बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को दूर किया गया, जिससे बालक को क्या एक स्वतंत्रता प्राप्त की। वो स्वतंत्र होकर अपने अनुसार किसी भी शिक्षण या अधिगम प्रक्रिया के उपकरणों को चुन सकता है, जिससे उसमें एक आत्मविश्वास पैदा होता है कि नहीं, उसमें ये थॉट पैदा होता है कि
ये चीज़ मेरे लिए है और मैं इससे ही शिक्षण प्राप्त करता हूँ, ये मेरे द्वारा ही बनी है। और एक मनोवैज्ञानिक विधि, मनोवैज्ञानिक तथ्य और मनोवैज्ञानिक चिंतन पैदा होता है। इस तरह के चिंतन का मुख्य लक्ष्य क्या रहा? बाल केंद्रित शिक्षा। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को देखकर शिक्षण करवाया जाता है और बाल केंद्रित शिक्षण जीवन की शिक्षण प्रणाली है। जैसे जीवन में हम एक व्यक्तित्व को प्रमुख रूप से अपने व्यक्तित्व को ऊपर रखते हैं, उसी प्रकार शिक्षण भी इसी तरह करवाया जाता है, बाल केंद्रित शिक्षण, जिसमें समस्त समस्याओं को बालक अपने तौर पर हल करना सीखता है। वो अपने चिंतन, अपने कल्पना शक्ति से अपने अधिगम की प्रोसेस पूरी करता है। अधिगम प्रक्रिया में खुद शारीरिक व मानसिक तौर पर स्वयं अपने आप को प्रकट करता है। तो इन विधियों द्वारा बाल केंद्रित शिक्षण संपन्न करवाया जाता है। तो बाल केंद्रित शिक्षण का बहुत ही महत्व माना गया है मनोविज्ञान में या शिक्षण कार्य में। तो बाल केंद्रित शिक्षण का महत्व क्या क्या रहेगा, कैसे कैसे हम महत्व निकाल सकते हैं? शिक्षण, इन शिक्षण कार्य में मूलतः किन चीज़ों को शामिल किया है? सीखने के सिद्धांत को शामिल किया है कि बच्चों को सिखाया जाए, ना कि उन्हें किसी चीज़ को बताकर या रूढ़िवादी बनाकर या किसी तरह की प्रोसेस कराकर। तो यह सीखने की प्रक्रिया तो जीवन पर्यंत चलती है। तो बाल केंद्रित शिक्षण भी जीवन पर्यंत चलेगा। ठीक है, तो इसके क्या क्या महत्व रहेगा? ये पूर्ण रूप से कौन सी विधि है? बाल केंद्रित शिक्षण एक मनोवैज्ञानिक विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि। ठीक है, पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक विधि माना गया बाल केंद्रित शिक्षण को। इसके क्या क्या महत्व रहेगा? पहला महत्व रहेगा बालक प्रधान शिक्षण, बालक को प्रधान माना। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी बालक की मानसिक, बालक को प्रधान मानना मतलब बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक, सामाजिक, आर्थिक, मनोलैंगिक, मनोवैज्ञानिक, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करवाया जाता है, जो इसके महत्व को बढ़ा देता है। बाल प्रधान शिक्षण करवाया जाता है। ठीक है, दूसरा है सरल। जब बालक स्वयं खुद को ऊपर रखकर या शिक्षक बालक को ऊपर रखकर शिक्षण कराया जाए तो सीधा है कि शिक्षण कैसा होगा? सरल और रुचिपूर्ण होगा। बालक उसमें रुचि लेना पैदा करेगा, क्योंकि वो उसके मानसिक और शारीरिक विकास के तौर पर या उसके समान शिक्षण करवाया जा रहा है, अधिगम प्रक्रिया करवाई जा रही है, तो वो सरल व रुचिपूर्ण बनेगी। थर्ड है आत्म अभिव्यक्ति के अवसर मिलेंगे। जब शिक्षक बालक को कक्ष में या बाल केंद्रित शिक्षण के तौर पर उसे उपयोगिता देगा, तो वह आत्म अभिव्यक्ति के अवसर बनेंगे। वो अपनी अभिव्यक्ति स्वयं प्रकट कर सकता है, वह शिक्षण कार्य में आगे आके हिस्सा ले सकता है। अधिगम प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वह स्वयं हिस्सा लेकर अपने मानसिक स्तर को देखकर शिक्षण कार्य कर सकता है। तो उसमें अभिव्यक्ति, आत्म अभिव्यक्ति की भावना बढ़ेगी। और इसका महत्व रहेगा ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है। ज्ञानेंद्रिय मतलब जैसे ज्ञान प्राप्त होता है, हाथ, पैर, आँख, नाक, जिससे ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर इसमें महत्व दिया गया है। ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण में इंद्रियों को काम में लेकर बालक स्वयं अपनी इच्छा शक्ति से अपने मस्तिष्क को काम में लेकर शिक्षण कार्य, अधिगम कार्य करता है, जिससे उसमें बाल केंद्रित शिक्षण में ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया गया है। वास्तव में ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण से ही मस्तिष्क का विकास होता है। ठीक है, अगला है व्यवहारिक और सामाजिक। बाल केंद्रित शिक्षण बालक को व्यवहारिकता और सामाजिकता की शिक्षा देता है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षक में एक तो व्यवहारिकता सीखेगा, दूसरी सामाजिक गुण उसमें विकसित होगा। वो अपने ज्ञान को व्यवहारिक तौर पर अप्लाई करना सीखेगा, क्योंकि वो एक तो बाल केंद्रित शिक्षक है, बालक ही सर्वोपरि है। ठीक है, शिक्षण कार्य में बालक को सर्वोपरि माना गया है। ठीक है, ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। तो इस तरह के मुख्य रूप से बाल केंद्रित शिक्षा का बहुत ही महत्व है। आगे और भी कई तरह की बाल केंद्रित शिक्षाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे अध्ययन समिति ने क्या किया, लिफील्ड ने क्या कहा, बाल केंद्रित शिक्षा क्या है, इन सभी चीज़ों को हम आगे की क्लास में अध्ययन करेंगे। तो आज हमारा बाल केंद्रित शिक्षण का महत्व हुआ, जिसमें पहला महत्व है कि बालक प्रधान शिक्षण है। ठीक है,
अगर बालक प्रधान शिक्षण रहेगा तो जाहिर सी बात है कि सरल और रुचिपूर्ण बनेगा शिक्षण, और सरल और रुचिपूर्ण शिक्षण रहेगा तो फिर बालक में क्या आएगी, आत्मवृत्ति उत्पन्न होगी। आत्मवृत्ति उत्पन्न होगी तो वो ज्ञानेंद्रियों का परीक्षण यानी वो अपने आँख, नाक, कान, गला, जीभ जितने ज्ञानेंद्रिय उनका प्रशिक्षण यानी उनका यूज़ लेना, मानसिक शक्तियों का यूज़ लेना सीखेगी, तो उस पर बल जाएगा, और उस पर बल जाएगा तो व्यवहारिक और सामाजिकता भी अपने आप उसमें डेवलप होती जाएगी। तो आज हमारा ये टॉपिक ये खत्म होता है, समाप्त होता है बाल केंद्रित शिक्षण। आगे हम फील्ड या सामाजिक भौतिक विज्ञान में अध्ययन समिति के पदों इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, विशेषता अध्ययन करेंगे, पाठ्यक्रम के बारे में जानेंगे। इन सभी का अध्ययन हम अगले क्लासों में करेंगे।